फिर उसके बाद आपकी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायकता अनुपात। देखिए आपका जो हर एक व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, अधिकतम लाभ कमाना ही होता है। जहाँ अधिकतम लाभ कमाने की बात आती है वहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है यानी कि लाभदायकता एक रिलेटिव वर्ड है, निरपेक्ष नाव के एक रिलेटिव वर्ड है, जहाँ ये क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक संस्था ये प्रयत्न करती है कि उसके द्वारा जितना भी अर्जित लाभ यानी कि अर्जित लाभ ना केवल निरपेक्ष रूप से अधिक हो बल्कि सापेक्ष दृष्टि से भी अधिक हो। इसलिए उस संस्था में प्रयुक्त पूंजी, साहस व जोखिम की तुलना में लाभ की मात्रा पर्याप्त हो। दैट मीन्स कि संस्था में कैपिटल भी अप्रोप्रिएट हो, रिस्क भी हो, ठीक है, सब एप्रोप्रिएट होगी। आपने सुना भी है कि मोर प्रॉफिट मोर रिस्क, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो दैट मीन्स यू हैव टू टेक मोर रिस्क। तो आपका जो लाभदायकता है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपका प्रॉफिट और एबिलिटी से मिलकर बना है, यानी कि एबिलिटी टू गेन प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ रिस्क। आपको रिस्क बेयर ही करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू गेन मोर प्रॉफिट। तो आपका जो लाभ है यानी कि दैट मीन्स प्रॉफिट को अलग अलग वर्ड्स में आप यूज़ करते हो कि वास्तव रूप में से लाभ का प्रयोग उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। दैट मीन्स प्रॉफिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। लेखांकन के उद्देश्यों के लिए लाभ शब्द का प्रयोग कुल आगम में से कुल खर्चों को घटाने के बाद शेष रूप में किया जाता है। अकाउंटिंग टर्म में ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रॉफिट इज मीन्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंडिचर। आगम और खर्चे एक विशिष्ट अवधि जो कि 12 मंथ्स की होती है से ही संबंधित होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बिकॉज वी आर मेकिंग बैलेंस शीट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स वी टेक 12 मंथ एज अ बेस। एबिलिटी, ये तो रहा प्रॉफिट। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी शब्द संस्था की लाभार्जन क्षमता को बताता है। दैट मीन्स हाउ मच पावरफुल ऑफ अ कंपनी टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। कभी कभी आपकी जो लाभार्जन की दायकता को संबंधित विनियोग की अर्निंग पावर या ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है। हावर्ड व अपटन के शब्दों में दिए गए विनियोग के प्रयोग से प्रत्यय कमाने की योग्यता को लाभदायक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दिए गए विनियोग के प्रयोग से, दैट मीन्स शेयर होल्डर और द ओनर ऑफ द कंपनी द इन्वेस्टेड कैपिटल एज एन इन्वेस्टमेंट, और जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उससे वो रिटर्न कमाने की योग्यता के आधार पर उस योग्यता को ही प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में तो वो कुछ कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा, लॉस में जाने के लिए तो करेगा नहीं। तो दैट मीन्स कि उसके पैसे का कितनी एफिशिएंसी से प्रयोग हो रहा है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो लाभदायकता की स्थिति, प्रॉफिट की स्थिति प्रतिदिन के तापमान की तरह ही परिवर्तनशील है। जैसे आपका दिन का टेम्परेचर कुछ है, रात का है, शाम का है, तो उसी तरह आपकी जो संस्था है उसकी भी लाभदायकता की जो स्थिति होती है वो डेली चेंज होती रहती है। जिस प्रकार जो एग्जांपल बताई दिया कि मौसम वैज्ञानिक है वो भी आपको फाइंड आउट करके बताता है कि व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ डे, उसी तरह वित्तीय विश्लेषक भी लाभदायकता का अध्ययन कर संस्था के भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है। ठीक है, अब आपकी जो लाभदायकता है, लाभदायकता की स्थिति संस्था की बिक्री की मात्रा, लागतों की प्रवृत्ति और संस्था के समुचित प्रयोग पर निर्भर करती है। लाभदायकता ज्ञात करते समय विश्लेषक को दो मदों के मध्य संबंध स्थापित करते समय देख लेना चाहिए कि दोनों मद एक दूसरे संबंधित हैं। ठीक है, तो किसी भी संस्था की लाभदायकता प्रमुखतः विक्रय या विनियोग पूंजी पर ही निर्भर करती है। अतः लाभदायकता का अध्ययन विक्रय या विनियोजित पूंजी कर के आधार पर किया जाता है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है और उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके हमने क्या प्रोडक्ट बनाया है और उसको सेल कैसे किया है, क्या सेल हुआ, कितना सेल हुआ है, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है।
अब आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल, क्योंकि सेल पर हमें डिपेंड करती है तो आ जाएंगी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज बेस्ड ऑन सेल, दो तरीके बता रखे हैं, या तो सेल पे है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पर, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मीनिंग है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, आपका जो सकल लाभ है ग्रॉस प्रॉफिट की शुद्ध विक्रय पर अर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है, और अनुपात बताता है कि व्यवसाय के उप परिव्यय को छोड़ते हुए अर्जन क्षमता क्या है, कि व्यवसाय के उप परिव्यय ओवरहेड्स को छोड़ते हुए, अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो संस्था की जो अर्जन क्षमता है वो क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल रहे हैं एंड रिलेट बेस्ड ऑन सेल्स, तो सेल्स नीचे आ जाएगी, निकाल रहे हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट इनटू सेल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, सपोज राम लिमिटेड की नेट सेल्स अमाउंट 2,15,000 है और विक्रय माल की लागत और कॉस्ट है उसकी, नेट सेल तो 2,15,000 है और इसकी जो कॉस्ट है 1,55,000 है, तो माइनस करके नेट सेल डिवाइड हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100 है तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2,15,000 इंटू 100 27.91% आ गई आपकी ग्रॉस टर्न ओवर रेशो। ठीक है, अब कंपोनेंट्स कैसे, कि सकल लाभ की गणना हेतु शुद्ध विक्रय राशि में से, क्योंकि यू आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दोगे और विक्रय माल की लागत में प्रयुक्त सामग्री की लागत, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप मटेरियल कॉस्ट है, प्रयुक्त सामग्री की लागत, क्रय से संबंधित आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उत्पादन संबंधित डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, सारे के सारे खर्चों को शामिल कर लोगे और शुद्ध बिक्री में से आशय नगद व उधार बिक्री की कुल राशि में से विक्रय वापसी घटाने के बाद प्राप्त राशि से, यानी आफ्टर डिडक्टिंग आपकी जो परचेज है। ठीक है, नेट सेल्स कैसे निकालोगे, क्योंकि आपने बेचा है, शुद्ध बिक्री से मतलब क्या है आपका कैश एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, क्योंकि आपकी टोटल सेल आ गई इसमें नगद और उधार विक्रय की कुल राशि में से आपकी जो सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करने के बाद में जो राशि बचती है उससे इसका मतलब है। इंटरप्रेट कैसे करोगे, इंटरप्रिटेशन एंड सिग्निफिकेंस के अनुपात संस्था की व्यापारिक कुशलता का अच्छा माप तो है और संस्था की लाभार्जन क्षमता भी इसी अनुपात के माध्यम से मापी जा सकती है। यह अनुपात बताता है कि व्यवसाय की सकल लाभदायकता क्या है, जो ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है वो बताता है, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष व्यय जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं संबंधित आपके नेट सेल के अनुपात में परिवर्तित होते रहते हैं। अतः जब कोई मूलभूत परिवर्तन ना हो, कोई भी अगर कोई चेंजेस नहीं होता है तो अनुपात प्रति वर्ष लगभग एक सा ही बना रहता है। अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो ये रेशो जनरली एक ही बनी रहेगी आपके फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स। तो इस अनुपात में परिवर्तन तभी होता है जबकि आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो परिवर्तन हो जाए पर विक्रय मूल्य में परिवर्तन हो। एक्सपेंसेस में परिवर्तन हो रहा है पर आपके जो सेल्स प्राइसेस हैं यानी कि विक्रय मूल्य में परिवर्तन ना हो, और विक्रय मूल्य में परिवर्तन हो जाए पर उसी अनुपात में प्रत्यक्ष व्यय में परिवर्तन ना हो, कि आपके सेलिंग प्राइस में मूल्यों में परिवर्तन हो गया है पर उस रेशो में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस परिवर्तित नहीं हुए हैं, या संस्था निर्मित माल के विक्रय के बजाय कच्चे माल का भी विक्रय प्रारंभ कर दे, कि अगर चेंजेस संस्था को सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ रही तो संस्था रॉ मटेरियल को भी सेल करना स्टार्ट कर देती है, अथवा वर्तमान विक्रय को आगामी या पिछले वर्षों से संबंधित विक्रय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और स्टॉक के मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे कि ठीक है ना। तो एक कंडीशन है कि कब चेंज हो सकता है, कब वो चेंज नहीं हो सकता है। जनरली वो कह रहा है कि ये जब तक कोई मूलभूत परिवर्तन ना हो, यानी कि बेसिक कोई अगर कोई चेंजेस नहीं हो तब तक तो ये एक जैसा ही रहता है। और अगर कोई चेंजेस हो जाता है, जैसे कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो परिवर्तन हो रहा है
पर अगर सेलिंग प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है तो विक्रय मूल्य, और अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है और आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह संस्था क्या करती है, यानी कि बेसिक चेंजेस हो रहे हैं ये संस्था में कि संस्था रॉ मटेरियल को भी सेल करना चालू करते, तो इस तरह की कंडीशंस आ जाएंगी आपकी। तो विक्रय फर्मों की तुलना करने के लिए साधारणतः इस अनुपात का अब इस रेशो का यूज़ कहाँ था, जहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग की जगह पर सेलिंग ओरिएंटेड आपकी यूनिट है कि सेल करना उसका मेन मकसद है, क्योंकि ये अनुपात प्रमुखतः उत्पादित वस्तु की प्रॉफिटेबिलिटी की जांच करता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, उत्पादित वस्तु है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जांच कर रहा है। और यह अनुपात जितना अधिक होगा व्यवसाय उतना ही अधिक कुशल और लाभप्रद माना जाएगा, और इसके विपरीत यह अनुपात जितना कम होगा व्यवसाय उतना ही अकुशल माना जाएगा। ठीक है। फिर आइडियल रेशो, कि इस अनुपात में संबंध कोई सर्वमान्य प्रमाप निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका कोई आइडियल कोई रेशो नहीं है, कोई एक वो प्लेस नहीं है, पर यह कहा जा सकता है कि अनुपात इतना अवश्य होना चाहिए जिससे व्यवसाय की संचालन व्यय पूरे किए जा सके और स्थायी व्यय जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं या डिविडेंड है या वांछनीय कोषों से व्यवस्था की जाए। यानी कि जिस तरह से आपकी करंट रेशो या लिक्विड रेशो है, एक आइडियल है कि 2:1 इन 1:1 होनी चाहिए, उस तरह से ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई आइडियलिस्टिक टर्म नहीं है, पर इतना होना चाहिए कि व्यवसाय के जो काम करने हैं संचालन के लिए सारे खर्चे पूरे किए जा सकें और फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिर डिविडेंड है और वांछनीय कोषों की व्यवस्था की जा सके। ठीक है। कैनेडी और मैकमिलन किस चीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सकल लाभ अनुपात में निम्न में से किसी भी कारण से या तो सामूहिक रूप से वृद्धि हो सकती है। कौन कौन सी, कि विक्रय मूल्य में वृद्धि, किंतु आपकी सेलिंग प्राइस में तो इंक्रीमेंट हो रहा है पर आपके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वृद्धि नहीं हो रही है, विक्रय माल की लागत में वृद्धि नहीं हो रही है, बिक्री आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कमी हो रही है लेकिन विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य वो बढ़ नहीं पा रहा है कॉस्ट कम होने के बावजूद भी, जबकि पहले वाले केस में कि आपके सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य में वृद्धि हो रही है और उस आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब दोनों ही आपकी प्लस में है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है और आपकी विक्रय मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर उसकी विक्रय बेचे गए माल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लागत में कमी हो रही है, लागत में कमी हुई है, और लेकिन विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। लागत में कमी होने के बावजूद भी विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विक्रय मूल्य और विक्रय माल की लागत का ऐसा संयोजन जिससे कि सकल लाभ की राशि में वृद्धि हो सके। अधिक सकल लाभ वाली मदों के विक्रय से वृद्धि। उपयुक्त के विपरीत स्थिति यह भी प्रदर्शित करती है कि व्यवसाय में विक्रय के अनुपात में लाभ कम हो रहे हैं या संस्था की उत्पादन लागतें उचित शर्तों पर कच्चा माल खरीदने के अयोग्य है। अयोग्यता मशीन एवं संयंत्र का अकुशल प्रयोग तथा अधिक प्रयोग के कारण अधिक हो गई है। ठीक है।